स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये बता दें, आपके लिए हम पर्यावरण का ये बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं हम। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन, जितने भी आपके संस्थान हैं यानी जो संस्थाएं काम करती हैं जैसे यूनेप हुआ, यूएनडीपी हुआ, आईयूसीएन हुआ, इन सभी संस्थाओं के बारे में, इन सभी ये संस्थाएं हैं कहाँ पे, ये जानकारी आपको मिलेगी। भारत के प्रमुख पर्यावरण संस्थानों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद में ईवीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए होंगे, कम से कम 150-200 क्वेश्चन का पूरा यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, पूरे 150 से 200 क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। आप लोगों की डिमांड थी सर जी का ऐसा वीडियो लाइए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया गया हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसीलिए तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है आपका, 28 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बहुत कम दिन आपके लिए हैं, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करना चाहें तो शेयर कर देना, ये आपकी मर्जी है। चलो, पर्यावरण, भारत के प्रमुख पर्यावरण संस्थान। सबसे पहले आपसे एक पूछा जाता है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो आपका आंसर रहेगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात की जाए तो ये आपका भोपाल में है। पारिस्थितिकी है विज्ञान का केंद्र आपसे पूछा जाए, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र तो बेंगलुरु है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ पर है, अल्मोड़ा है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज की बात की जाए तो देहरादून, उत्तराखंड है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये भी देहरादून में है। भारतीय वनस्पति उद्यान की बात की जाए तो ये कोलकाता है आपका। और सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र आपका कोयम्बटूर, तमिलनाडु। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाए तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान पूछा जाए तो नागपुर, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान पूछा जाए तो नागपुर। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान पूछा जाए तो इज्जत नगर, बरेली। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर, कोलकाता में है। और भारत का सबसे विशाल मछलीघर यानी एक्वेरियम जो बोलते हैं, मुंबई में है। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन आपको टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन है उससे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान आपका भरतपुर, राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर, दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान है बर्लिन, जर्मनी में। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान आपका इलाहाबाद में है। और वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। और उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये तो आपके कुछ संस्थान हैं इंपॉर्टेंट जो आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर, कोलकाता, ये तो आप पढ़ के ही गए हो। इसके बाद में काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में है। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र आपका शिमला। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान आपका जोरहाट में है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। बात करते हैं वायुमंडल में गैसों का अनुपात। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो 20.94, या आप लोग आंसर करके आते हो 21%। इस हिसाब से आप लोग आंसर करके आते हो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या है, नाइट्रोजन का क्या है, तो सारे लोग याद रखिएगा जिसका जो परसेंटेज है। कौन सी गैस दम घोटू गैस कहलाती है, सीओ। सीओ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दम घोटने वाली गैस होती है। वह गैस कौन सी है जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। सीओ जो होती है ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देने का ये काम करती है। अगला है पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से, जो पॉल्यूशन होता है यानी प्रदूषण, इसकी लैटिन भाषा के पोल्यूसियोनम शब्द से इसकी उत्पत्ति जो है वो ही है, याद रखना। क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है या SO2, इसको क्रैकिंग गैस भी के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल किस गैस के कारण, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही ताजमहल का जो ताजमहल है सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। इसी के कारण उसका कलर जाना स्टार्ट हुआ है। इसी के कारण उसको क्या है, उसको हानि ये हो रही है कि वो इमारत जो है धीरे धीरे गलने लगी है। स्टोन लेप्रेसी का कारण बनती है जिसको बोलते हैं। मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत कौन से माने जाते हैं, तो आर्द्रभूमि मानी जाती है, धान के खेत, कोयले की खदानें, जुगाली करने वाले पशु, समुद्र इत्यादि जो होते हैं ये मीथेन गैस को उत्सर्जन करने वाले माने जाते हैं। अगला है मीथेन किस स्रोत से सर्वाधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है, तो आर्द्रभूमि से सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है, 76%। इसको भी याद रखना।
शीशे से मानव शरीर का कौन सा भाग अधिक प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क यानी तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। बेंजीन से कौन सा रोग होता है? रक्त कैंसर हो जाता है। स्टोन लेप्रेसी क्या है? अम्ल वसा के कारण प्राचीन भवन व मूर्तियों का गलना। हमने आपको अभी बताया था स्टोन लेप्रेसी, जैसे आपका ताजमहल इसका एक उदाहरण है, जीता जागता। अगला आपको बता देते हैं, आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, धूल के कणों से होने वाले प्रमुख रोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कोयला धूल कण से जो रोग हो जाता है, आपसे मिलान करने को आता है ऐसे करके एग्जाम में, तो आप तभी मिलान कर पाएंगे जब आपको पता होगा। तो कोयला धूल कण से क्या होता है? एंथ्रोकोसिस रोग हो जाता है। सिलिका से हो जाता है सिलिकोसिस रोग। देखो सिलिका से सिली याद रखना। एस्बेस्टोसिस से हो जाता है एस्बेस्टोसिस रोग। लोहा कण से हो जाता है सोडियोरोसिस रोग। गन्ने की धूल से बैगासोसिस रोग। कपास की धूल से बिसिनोसिस रोग। और अनाज की धूल से कृषक फुफ्फुस। तंबाकू की धूल धूल से होता है टोबेकोसिस रोग। ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। अगला आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, जब नाइट्रोजन की अधिकता होती है तो ये रोग हो जाता है। कैल्शियम की अधिकता से जो रोग होता है वो होता है इटाइटाई, सभी लोग याद रखना। आरबीसी की अधिकता से जो रोग होता है वो ब्लैक फुट होता है। और फ्लोराइड की अधिकता से जो होता है वो फ्लूरोरोसिस जो आपका रोग है। ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप टेलीग्राम से लिंक ज्वाइन करके, सॉरी डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है? तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो मीथेन गैस की होती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1953 में की गई। लवणीय मृदा के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो जिप्सम और पायराइट यूज करते हैं। ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल, सभी जानते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार मानक जो ध्वनि है वो 75 डेसिबल तक। आवासीय क्षेत्र में जो मानी जाती है स्वीकार वो 55। और इसके बाद में ध्वनि तीव्रता पर श्रवण शक्ति में ह्रास होने लगता है जब 90 डेसिबल पहुंचता है। पराश्रव्य तरंग की जो पराश्रव्य ध्वनि होती है इसकी आवृत्ति होती है 20,800 हर्ट्ज से अधिक। अगला है, समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, उनका नाम क्या है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, सभी लोग याद रखना। सामान्य बातचीत में करने में जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 60 डेसिबल। फुसफुसाहट में जो होती है वो 30 डेसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन वही है जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रॉकेट इंजन में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 180 डेसिबल होती है। जेट विमानों की गति को मापा जाता है तो मैक इकाई में मापते हैं। अगला है, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण क्या होता है? तो ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो 1986 में लागू किया। अगला है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापने की इकाई क्या होती है? रोंटिजन होती है। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो विलेम रोंटिजन ने की। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम बीमारी होती है तो पराबैंगनी किरणों के कारण। नाभिकीय विकिरण अब बात से बचने के लिए खाया जाता है तो पोटेशियम आयोडाइड। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है विद्युत चुम्बकीय लघु तरंगों के रूप में। इसके बाद में पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण छोड़ी जाती है तो विद्युत चुम्बकीय दीर्घ तरंगों के रूप में। अगला, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो माइक्रोवेव का। टीवी प्रसारण में किन तरंगों का प्रयोग होता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, कोहरे के आर पार देखने में सहायक तरंग कौन सी होती है? तो अवरक्त विकिरण होता है। अल्फा, बीटा एवं गामा में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की। जैव प्रदूषण से फैलने वाले रोग का नाम एंथ्रेक्स होता है, प्लेग होता है, चेचक, बेटुलिज्म और ट्यूलेमी। मोटर कारों में प्रदूषण जांच लें कि समय जांच लें? समय की जांच की जाती है। देखो मोटर कारों में तो ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए आपका टैक्स लगाने पर हम लोग थे, जैव प्रदूषण से फैलने वाले रोग का नाम एंथ्रेक्स, प्लेग, चेचक, बोटुलिज्म और ट्यूलेमी। अगला, मोटर कारों में प्रदूषण जांच लें कि समय जांच की जाती है सीसा एवं कार्बन कण की। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है सितंबर अक्टूबर माह में। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है मार्च अप्रैल माह में। मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। हमेशा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं कारखाने होते हैं। तालाब में तैरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्लोरीन के कारण जल जाती है। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो न्यूजीलैंड था। फ्लाई ऐश का निर्माण होता है कोयला के दहन से।
अम्लीय वर्षा के कारण जिम्मेदार प्रमुख गैसें जो होती हैं वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कौन से देश सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित हैं? तो नॉर्वे और स्वीडन है। अगला है, अम्ल वर्षा सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी सबसे पहले अम्ल वर्षा, याद रखना। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई भैया डाप्सन है, सभी लोग याद रखना। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण ह्यूमेलिन होता है। किस औद्योगिक की मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? तो चमड़ा उद्योग जो है इससे। पेंट उद्योग की समकों को सामना करना पड़ता है शीशा प्रदूषण का, जो पेंट उद्योग के होते हैं वो शीशा प्रदूषण का सामना करते हैं। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषक होता है लेड यानी शीशा। मिनीमाता रोग होता है पारा मरकरी से। भारत का पहला राज्य जिसने प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई? तो हिमाचल प्रदेश। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? तो नॉर्वे में होती है भैया। अगला है आपका, नाभिकीय विकिरण द्वारा सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला मानव अंग होता है अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो लेड यानी शीशा होता है। आंखों में जलन के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण जलन होती है। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो सफेदा, जिसको लिप्टिस बोलते हैं। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रदूषक है? तो भैया वायु प्रदूषक। ओजोन कौन सा प्रदूषक होता है? तो भैया द्वितीयक प्रदूषक होता है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक होता है। अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया था रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने, सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पारिस्थितिकी शब्द की प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो कार्ल रिटर है 1965 ईस्वी में। पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं अर्नेस्ट हैकेल 1969 ईस्वी में। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। पृथ्वी का सबसे छोटा पारितंत्र जल की बूंद है, नैनो पारितंत्र बोलते हैं इसको। चींटी को किस क्रम में रखा जाता है? उपभोक्ता में भी और अपघटक दोनों में रखते हैं। कौवा चीलबाज आदि को कहा जाता है प्रकृति का मेहतर, कहते हैं इसको, यानी ये साफ करने वाले होते हैं, हर चीज़ को, मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। किसान का मित्र कैसे कहते हैं? केंचुआ तथा सांप दोनों होते हैं। आयोडीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है समुद्री शैवाल को। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया? लिंडमैन ने 1942 ईस्वी में। ऊर्जा का पिरामिड बनता है सदैव सीधा। देखो काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे किसान का मित्र केंचुआ तो सही था, लेकिन सांप जो होता है ये क्यों होता है? भैया बता दें, खेतों में आपने देखे होंगे चूहे हो जाते होंगे, तो उसमें चूहे जो होते हैं फसल को बेकार करते रहते हैं, काटते रहते हैं पेड़ पौधों को। तो सांप क्या करता है? चूहों को ख़त्म करता है। तो जब चूहे खत्म होंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधे बचेंगे। तो इस हद से वो भी मित्र है। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक उच्च पोषण प्राप्त करता है? जो सर्वाहारी होता है वो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती केवल लाल तथा बैगनी में होती है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है? तो लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न्यूनतम होती है बैगनी रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस ताप पर होती है? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री तक। पौधे में भोजन का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है भोजन, जल का होता है जाइलम। पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है पुष्प। पौधों में जल तथा खनिजों का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है जल का। पौधे का रसोई घर कहा जाता है पत्ती को। लौंग प्राप्त होता है कली से प्राप्त होता है। पत्तियों का रंग पीला जो होता है वो कैरोटीन के कारण। केसर भारत में जो पाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में। पर्यावरण का शत्रु जो वृक्ष होता है सफेदा, अभी आपको बताया यूकेलिप्टस जिसको बोलते हैं। बंगाल का आतंक जलकुंभी बोला जाता है, जो जल में आतंक बगराए रहती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। अगला है, लीबो के द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो लीनियस है। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण कहलाता है अपस्थानीय संरक्षण। स्व पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन होता है? तो जीवों की इकाई का अध्ययन। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को लिया गया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 1974 में बना। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपका मेघालय। अगस्थमालाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। शीतकाल में कहाँ पर साइबेरियन सारस आपको घाना पक्षी विहार राज्य जो आपका है ये किस राज्य में है? एक बार आप ये कमेंट करके बताएंगे। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को, सभी लोग याद रखना। केबिल लामजाओ ये आपका एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका मणिपुर में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई, सभी लोग याद रखना। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 बनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये ओजोन परत से के संरक्षण से जुड़ा हुआ था। और दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर उत्तर प्रदेश में है, सभी लोग याद रखेगा। बात करें अगर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की तो केरल में है, इडुक्की जिले में।
और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 1973 में मनाया गया। सुंदरबन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो सुंदरी, जो कि सुंदरबन आपका कहाँ पर है? सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल। एबोला क्या है? एबोला एक वायरस है। सार गैसों समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा? शैवाल के कारण पड़ा। बात करेंगे हम लोग यूनेप की, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन यानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के द्वारा हुआ। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूनेप का याद रखना, यह पर्यावरण परीक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी तथा संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण एजेंसी है। यह विभिन्न पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम या संगठन के प्रबंधन का भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी का गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन यूनेप ने मिलकर ही किया था। आप लोगों से इतना पूछा जा सकता है कि यूनेप का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना जो है, कॉन्फ्रेंस जो सबसे पहली हुई वो स्वीडन स्टॉकहोम में 1972 के द्वारा हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस भी यूनेप की ही एक पहल है। ग्लोबल 500 पुरस्कार भी इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है और इसका पूरा नाम आपको पता हो गया। बात करें दूसरे की, आईयूसीएन की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर ए कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी बात करें, यह विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना वैश्विक पर्यावरण कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 1949 में हुई। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के लिए विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF के कार्यों के साथ मिलकर वैज्ञानिकों के रूप से संरक्षण तकनीक को बढ़ावा देता है। यह संस्था 1963 से ही विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कभी, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो आईयूसीएन। आईयूसीएन जैव विविधता संरक्षण के अलग अलग 4 अन्य क्षेत्रों पर भी कार्य करता है। याद रखना, जो 4 क्षेत्र हैं वो हैं जलवायु परिवर्तन, संपोषीय ऊर्जा, आजीविका और हरित अर्थव्यवस्था। याद रखना, आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े मुद्दे देखता है। इस तरह आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अगला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हुई। 1986 के बाद इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर हो गया। विलुप्त प्राय प्राणी ज्वाइन पांडा वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जो पांडा है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नज़र रखती है तथा उनके रखरखाव से जुड़े मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा संगठनों की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का स्लोगन फॉर ए लिविंग प्लेनेट है। यह एक प्रकार का कोर्स है जिसका आधी से अधिक हिस्सा व्यक्तिगत निजी शैक्षिक दान से तथा बाकी हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन व नीदरलैंड से पूरा होता है। भारत में भी WWF इंडिया कार्यरत है, आप लोग याद रखना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो आपका WMO है, स्थापना 23 मार्च 1950, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WMO का कार्य जो है वो है वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। WMO का पूरा नाम जो है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला है पर्यावरण का एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग जो WCED आपका है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो आपका है, याद रखना। स्थापना इसकी हुई 1963 और WCED का मुख्य कार्य है पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों के पुनः निरीक्षण तथा उनके लिए प्रस्ताव तैयार करना, और पूरा नाम तो आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं, WND जो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन है, यह संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है। स्थापना इसकी मई 2004 में हुई। उद्देश्य इसका था ऊर्जा दक्षता एवं सतत ऊर्जा आपूर्ति के साथ जलवायु संरक्षण एवं सतत विकास को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। अगला है आपका SAWEN यानी दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क यानी साउथ एशिया वेलफेयर इन्फोर्समेंट नेटवर्क, यानी स्थापना जनवरी 2011 भूटान से। 8 दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क वन्यजीवों से संबंधित कानूनों कार्यान्वित करने का काम देखती है। यह क्षेत्रीय सहयोग द्वारा वन्यजीवों से संबंधित अपराधों को रोकने का भी कार्य करती है। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क का सचिवालय जो है काठमांडू, नेपाल में है।
भारत ने इस व्यवस्था को 13 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अपनाया था। स्वाइन का जो पूरा नाम है वो है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। आठवां आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ITTO यानी द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1983। उद्देश्य था इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वन संसाधनों और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना। मुख्यालय याकोहामा जापान में। सदस्य देश इसके 73 हैं। यह संगठन जैव विविधता संरक्षण और संकटग्रस्त प्रजाति के अवैध व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु या रखने हेतु साइट्स और जैव विविधता अभिसमय CBD के साथ संयुक्त कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इसका पूरा नाम द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन है। आप सभी लोग याद रखना। 9वां अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान यानी IWMI। तो IWMI मतलब इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। स्थापना 1985। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका। इसका उद्देश्य जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को विकासशील देशों में बढ़ावा देता है। इसका काम खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करना है। पूरा नाम इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी जीवन यानी BLI। तो इसका पूरा नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। स्थापना 1922। मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है। उद्देश्य है पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण कर जैव विविधता को बनाए रखना। बात करें अर्धभूम अंतर्राष्ट्रीय यानी आपके सामने आता होगा वेटलैंड इंटरनेशनल जो है आपका WI। स्थापना 1996 नीदरलैंड। आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके पुनर्स्थापना के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी और गैर लाभकारी एक संस्था है। पूर्व में आर्द्रभूमियों के संरक्षण से जुड़ी 3 संस्थाएं निम्नलिखित हैं। एक आपकी है इंटरनेशनल वाटरफॉल एंड वाटरलैंड रिसर्च ब्यूरोज, एक है एशियन वेल्थलैंड ब्यूरोज, एक है वेटलैंड फॉर दी अमेरिका। इन तीनों संस्थाओं के समान उद्देश्य होने के कारण 1991 में एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, जिसे बाद में आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय कहा गया। आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय संगठन रामसर जो संधि है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का आपका वीडियो। अब आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक से ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को पूरा वीडियो, और PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप हमारे 4-5 वीडियो पढ़ लेंगे तो जो EVS है आपका वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।